हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन ने जो जेट का आपको पता ही है कि पेपर होने वाला है, तो उसको लेकर जो अपन ने सीरीज चला रखी थी जिसके अंतर्गत अपन ओल्ड पेपर देख रहे थे, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता ही है कितने क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते रहते हैं। तो ये पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपन कोशिश करेंगे कि ये 2 दिन के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के लिए पेपर सॉल्व करवा सकूँ। तो विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा 2:1 प्रकार का क्ले मिनरल नहीं है? तो किसमें नहीं पाया जाता? मोल्ट मोरेलोनाइट में नहीं पाया जाता, क्योलिनाइट में, स्पेरोटाइट में या इलाइट में? तो आपको पता ही होगा कि अगर 2:1 प्रकार के क्ले मिनरल नहीं पाए जाते तो वो किसमें नहीं पाए जाते? आपके क्योलिनाइट में नहीं होते। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से किस तत्व को 17वां पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया है? तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और सभी को आता भी होगा। सिलिकॉन है, क्रोमियम है, निकिल है या सेलेनियम है? तो आपको बताया होगा जो 17वां पोषक तत्व जोड़ा गया है वो आपका निकिल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? निकिल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाएंगे? तो ऑब्वियसली अगर बड़े पोर स्पेस पाए जाएंगे वो किस में पाए जाएंगे? चिकनी में, बलुई में, दोमट में या बलुई दोमट में? तो आपको अगर पूछा जाए कि पोर स्पेस बड़े, तो बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं वो आपके बलुई में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे बोले कि क्वेश्चन की संख्या में सर्वाधिक पोर स्पेस पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? आपकी चिकनी मृदा के अंतर्गत। तो आपको बड़े पोर स्पेस का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि बलुई में बड़े पोर्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल कौन सा है? तो आप लोगों को बताया होगा जो अपक्षय अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल्स की जब बात की जाती है वो कौन सा होता है? आपका क्वार्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से पोटास का अच्छा स्रोत है? रॉक फॉस्फेट है, बेसिक स्लैग है, बोन मील है या फ्लाई एश है? जो आपका फ्लाई एश होता है वो आपका पोटेशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो भारत के अंतर्गत जो सर्वाधिक मृदा ऑर्डर पाया जाता है वो इंसेप्टिसोल है, एरिडोसोल है, एंटीसोल है, वर्टिसोल है। तो आपको पता ही होगा कि जो सर्वाधिक ऑर्डर में पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? इंसेप्टिसोल। और इसको कैसे याद कर सकते हो? इंडिया इंडिया का अंतर्गत क्या आ रहा है? इनसे याद रखना इंसेप्टिसोल, है ना, इंसेप्टिसोल ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। करनाल 3 किस फसल की किस्म है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा जो करनाल 3 किस्म है जो किस फसल की है? चने की है, गेहूं की है, जौ की है या जई की है? तो आपको पता होगा जो अगर करंट 3 की बात की जाएगी तो वो किसकी हो जाती है? आपकी जौ की वैरायटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सी किस्म ग्वार की फसल की है? तो ग्वार की वैरायटी कौन सी है? K12 है, नवीन है, कैंट है या RGC 936 है? तो RGC 936 ही आपकी ग्वार की वैरायटी हो जाती है। और कमेंट बॉक्स में बताना है कैंट किसकी वैरायटी है, क्योंकि अपन ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से किस फसल के चारे की प्रारंभिक वृद्धि में एससीएन की मात्रा अधिकतम होती है? तो बाजरे में होती है, ज्वार में होती है, ग्वार में होती है या बरसीम में होती है? तो आपको पता होगा ज्वार है उसके नी स्टेज तक एससीएन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तब तक अपन क्या है? पशुओं को नहीं खिलाती, जो कि हार्मफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो डाई अमोनिया के अंतर्गत जब बात की जाएगी कि आपके डाई अमोनिया के अंतर्गत पाई जाती है वो 48% फास्फोरस और 18% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पैकिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है? शकरकंद में, मूंगफली में, लोबिया में या कपास में? तो आपको पता होगा कि जो पैकिंग अवस्था होती है वो आपकी इरिगेशन की स्टेज भी होती है और ये किस में पाई जाती है? ये पैक्स बनना आपके मूंगफली के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बीकानेर क्षेत्र निम्न में से किस जोन के अंतर्गत आता है? तो जोन फर्स्ट में आता है, जोन सेकंड में आता है, जोन थर्ड में आता है या फिर जोन फोर्थ में आता है? तो आपको पता होगा कि जो आपका बीकानेर है वो जोन फर्स्ट में आता है, जोन फर्स्ट बी में आता है, जोन फर्स्ट सी में आता है, जोन फोर्थ में आता है? तो आपको पता होगा बीकानेर है वो सबसे बड़ा जोन आता है और वो कौन सा होता है? फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि SKRAU है ना, SKRAU बीकानेर है वो आपके कौन से जोन के अंतर्गत आता है? तो वो भी आपके फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, निम्न में से कौन सा पेड़ राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है? तो कल्पवृक्ष आपको पता ही होगा कि ये आपका खिचड़ी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा कास्टिक सोडा कहलाता है? तो कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं। तो आपको पता होगा जो कास्टिक सोडा हो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन पौधे किस रूप में लेते हैं? तो अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, N2O NO के रूप में लेते हैं, HNO3 या N2NO2 वह नाइट्रोजन के रूप में लेते हैं। तो आपको बताना है कि किस किस रूप में लेते हैं। तो ये आपका पोषक तत्व है, इसको धनायन और ऋणायन दोनों में लिया जाता है। और धनायन की बात की जाए तो अमोनिया रूप में लेता है, और नाइट्रेट यानी कि ऋणायन की बात की जाए तो NO3 के रूप में लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड और कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके पहले भी पेपर में रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों को पता होगा कि कितने क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। तो अगर बात करें एमाइड कार्बनिक उर्वरक की, तो वो कौन सा होता है, आपका यूरिया होता है। और कार्बनिक उर्वरक की बात की जाएगी तो वो कौन सा होता है, आपका यूरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मौसम परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो मौसम परिवर्तन का अध्ययन भूगर्भीय विज्ञान में किया जाता है, जल विज्ञान में किया जाता है, मौसम विज्ञान में किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मौसम परिवर्तन का अध्ययन है वो आपके मौसम विज्ञान में किया जाता है, मेट्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फली वाली सब पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो फली वाली सब्जियां होती है, तो उसके अंतर्गत कौन करता है? एक्टिनोमाइसेटिस करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, बेसिलस जीवाणु करता है, माइकोराइजा करता है। तो आपको बताया होगा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन, जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओरो बैंक के नियम में से किस फसल से संबंधित है? ये फिर से रिपीट हो गया है। आपको पता होगा कि जो 2015 का सॉल्व किया था उसमें पूछा गया है, और ये 2014 में पूछा गया है, मतलब कि रेगुलर 2 बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ओरोबंकी किस फसल से संबंधित? धान में, सरसों में, गेहूं में या कपास में? तो आपको मैंने पहले बोला था कि जो आपके ओरोबंकी है वो आपके किससे संबंधित हो जाते हैं, वो आपका हो जाता है सरसों से और तंबाकू से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर निम्न में से किसे नापने का काम करता है? तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी होता है, वर्षा मापी होता है, नमी मापी होता है, औस मापी होता है। तो हाइग्रोमीटर की जब बात की जाएगी तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो नमी मापने का काम करता है तो वो क्या करता है, हाइग्रोमीटर क्या करता है, आपकी ह्यूमिडिटी यानी कि आपकी आर्द्रता मापने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई के लिए, जमाव के लिए उचित होता है? तो गेहूं की बुआई के लिए और जमाव के लिए उपयुक्त तापमान होता है वो कौन सा होता है? आपके 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि ऑलमोस्ट 21 डिग्री के लगभग बुआई के लिए, जमाव के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ऑलमोस्ट 20 से 25, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी नापी जाती है। तो मृदा के अंतर्गत जो फील्ड कैपेसिटी पर नमी नापी जाती है तो वो कब नापी जाती है? सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद, सिंचाई के 12 से 14 घंटे बाद, सिंचाई के तुरंत बाद नाप ली जाती है, सिंचाई से पहले नापी जाती है। आपको पता होगा फील्ड कैपेसिटी की जब आप अपन बात करेंगे तो सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद में इसको नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आपको पता है ग्रीन फोल्डर से एक क्वेश्चन आता है, हरी खाद वाली फसलों से भी एक क्वेश्चन 100% आता है। ये 2-3 क्रॉप है जहाँ से 100% पूछा जाता है। बात करें इस क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? तो गेहूं का, लूसन का, ढैंचा का या धान का? तो आपको पता ही होगा कि जब बात की जाएगी हरी खाद के रूप के अंतर्गत जो आपकी फसल का यूज किया जाता है वो ढैंचे का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से गन्ने किस परिवार का संबंधित है? तो जो गन्ने की फैमिली है वो किस फैमिली से आता है? ग्रेमिनी से आता है, कंपोजिटी, सोलेनेसी या टिलियेसी? तो आपको पता होगा जो गन्ना है वो आपके ग्रेमिनी फैमिली से आता है, या कई बार ग्रास कुल से भी लिखा हुआ आता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एरोइंग निम्न में से किससे संबंधित है? एरोइंग गन्ने में फूल आने से संबंधित है, गेहूं में कल्ले निकलने से संबंधित है, मक्के में जो आपके टेसल निकलते हैं उससे संबंधित है, या कपास के अंतर्गत फूल आने से है? तो आपको बताना है राइट आंसर। तो अपन बात करें एरोइंग होती है वो गन्ने के अंतर्गत जो फूल आते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राष्ट्रीय बीज अधिनियम किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2002 में किया गया था, 1966 में, 2013 में, 2003 में। तो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय बीज अधिनियम वर्ष घोषित किया गया था, कब किया गया था? 1966 में किया गया था। या फिर ये एक्ट लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1963 में आया था। और ये किस वर्ष में घोषित हुआ था? 1966 में घोषित हो गया था, 1966। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक मानव शक्ति कितनी अश्व शक्तियों के बराबर होता है? तो एक मानव शक्ति कितने अश्व शक्तियों के बराबर होता है? 0.1 अश्व शक्ति, 0.5 अश्व शक्ति, 10 अश्व शक्ति या 0.2 अश्व शक्ति के बराबर होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कितना होता है? 0.1 अश्व शक्ति के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, एनीमोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? वायु दाब मापी जाती है, वायु गति मापी जाती है, वायु की दिशा मापी जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि एनीमोमीटर यानी कि जो मीटर होता है वो गति को नापने का काम करता है। तो ये क्या करेगा? आपके वायु की गति को नापने का काम करता है। और वायु का दाब की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा नापा जाता है? ये बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। वायु की दिशा की बात की जाएगी तो विंड वैन के द्वारा, विंड वैन के द्वारा आपके वायु की दिशा ज्ञात की जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है। खेत में जल उपयोग दक्षता की गणना का सूत्र कौन सा होता है? तो जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सूत्र डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। तो इसकी अगर बात करें तो यील्ड अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट या जो आपका जल उपयोगिता होती है उसका सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा कि अगर आपको जल उपयोग दक्षता देखनी है तो आर्थिक उपज देखनी पड़ेगी और जल उपयोग कितना किया है वो देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एसआरआई तकनीकी कौन सी फसल में इस्तेमाल की जाती है? तो एसआरआई तकनीकी है वो किस फसल में इस्तेमाल की जाती है? गेहूं में, चने में, धान में या कपास में? तो आपको पता होगा कि जो धान होती है उसमें एसआरआई तकनीकी का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से किस तरह का विकार पैदा हो जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, तो आपको पता होगा कि मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो विप्टेल विकार उत्पन्न होता है, या पत्तियों में मुड़ना उत्पन्न होता है, पत्तियों का पीलापन, या तने में वृद्धि रुक जाती है? तो आपको बताइएगा विप्टेल रोग होता है वो फूल गोभी में होता है, वो किसकी कमी से होता है? आपके मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारतवर्ष में कितने एग्रोक्लाइमेटिक और इकोलॉजिक जोन है? तो अगर भारत के अंतर्गत बात की जाएगी तो भारत के अंतर्गत एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने होते हैं? 15 होते हैं। और इकोलॉजिकल जोन की बात की जाती है तो 131 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, टमाटर में फलों का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको पता ही होगा कि लाइकोपीन के कारण आपके टमाटरों का लाल रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता निकालेंगे तो वो कितनी होगी? तो 100% होगी, 200 होगी, 300 होगी या 250 होगी? तो आपको पता होगा कि एक क्रॉप के अंतर्गत लेते हैं, यानी कि एक ही सीजन में लिया जाएगा तो उसके नीचे एक, और जितनी भी क्रॉप है वो लिख देते हैं, तो 3 क्रॉप हो गई। क्योंकि जो आपका धान होता है वो क्या होता है? आपका खरीफ का होता है, और जो गेहूं होता है वो रबी का होता है, और मूंग ज़्यादातर अपन जायद में लेते हैं। तो एक सीजन में ही हो रही है तो 3/1 लेकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 एकम 100, 100 300। तो ऐसे करके आप अगर इस उत्तर से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। लेकिन आपको जो चक्रीयता निकालनी है, तीव्रता निकालनी है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि घास वाली फसलों को नहीं लिया जाता, और जो चारे वाली फसलें वगैरह होती है उनको नहीं लिया जाता। इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? तो थारपारकर है, कांकरेज है, राठी है या मुर्रा है? तो आपको बताया होगा कि जो थारपारकर, कांकरेज और राठी है ये तीनों गायों की नस्लें हैं। बाकी बात करें मुर्रा की, ये आपकी भैंस की नस्ल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहा जाता है? तो ये अपन ने पहले भी सोल्व कर चुके हैं कि जो गधे का मांस है उसे बीफ कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, खरगोश के मांस को या बंदर के मांस को? तो गाय का मांस होता है उसे अपन क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। अगर बात करें कि भैंस के मांस को तो उसे क्या कहते हैं? बफन कहते हैं। अगर बात करें बकरे के मांस को च्यवन कहा जाता है। अगर बात करें भेड़ के मांस को तो उसे क्या कहता है? मटन कहा जाता है। और मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो आता है CAZRI, मतलब कि काजरी। काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी आपके लखनऊ में, इलाहाबाद में, झांसी में या जोधपुर में है? तो आपको पता होगा जो आपका काजरी है वो आपके जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होगा? काफी शानदार आंसर निकल के आता है, और इस क्वेश्चन के रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, बलुई दोमट मृदा में निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो बालू की होती है, सिल्ट की होती है, चिकनी मृदा की होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि जो बालू दोमट मृदा होती है उसमें बालू की अधिकता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, उनमें से कौन से फल वृक्ष में पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है? तो पाले के प्रति अधिक संवेदनशील की जब बात की जाएगी तो वो कौन सा होता है? आपके यहाँ आंवला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है? तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट की जब बात की जाएगी तो वो मैग्नीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम है या लोहा है? तो आपको पता ही होगा कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत जो आपके यूज होता है वो कौन सा होता है?
मोलिपिंडम होता है, क्योंकि ये पीपीबी के अंदर पार्ट पर बिलियन में यूज़ किया जाता है प्लांट के द्वारा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।